टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका शीर्षक है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। यानी कि ये जो चैप्टर है वो विजयनगर की घटनाओं से संबंधित है, जो समय है 16वीं सदी और 17वीं सदी के बीच में। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम विजयनगर के इंट्रोडक्शन के बारे में जान चुके हैं कि इसकी स्थापना किसने की और किस तरह से ये नगर जो है वो अपने अस्तित्व में बना रहा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड ये हमारी सेकंड वीडियो है, यानी कि पार्ट 2। तो इसमें हम जानेंगे विजयनगर राजधानी और उसके परिप्रदेश। ठीक है, तो विजयनगर जो है वो, जैसे कि आप सभी जानते हो, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने 1336 ईस्वी में की है। तो इसके साथ ही राजा और उसके जो नायक हैं वो उन्होंने क्या किया, इनके जो अभिलेख हैं वो बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। तो इन अभिलेखों में किस चीज़ का वर्णन है ये जान लेते हैं। तो इसमें मंदिरों में दिए गए दान का, जो भी राजा महाराजा उस टाइम पे दान देते थे, तो उन सब का उल्लेख उन्होंने अभिलेखों में करवाया है। तो इसी तरह से निकोलो दी कंटी एक व्यापारी था, इतालवी व्यापारी, अब्दुल रज़्ज़ाक, और जो कौन था, फारस का राजदूत अफानिसी निकितिन रूस का व्यापारी है, जो 15वीं सदी में आया है। इसी तरह से दुआर्ते बरबोसा और डोमिंगो पेस। ठीक है, डोमिंगो पेस पुर्तगाल का फरनवा नूनीज 16वीं सदी में भारत आए हैं और उन्होंने यहाँ विजयनगर के बारे में जो भी देखा है अपने वृत्तांतों में विजयनगर का वर्णन किया है। तो जो पेस है, डोमिंगो पेस, वो क्या कहते हैं विजयनगर के बारे में? डोमिंगो पेस कहते हैं कि ये जो राज्य है वो रोम जैसा विशाल था, रोम की तरह विशाल बहुत बड़ा साम्राज्य था, देखने में अति सुंदर था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है, जैसे कि कुछ स्थानों पे झीलें भी हैं, खजूर के पेड़ों से भरा हुआ है। तो इस वर्णन से हमें पता चलता है कि जो विजयनगर है वहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा प्रधानता रही है, खजूर के पेड़ों की, और यहाँ पे झीलों से भरे हुए स्थान थे। फिर इसकी जल क्षमता के बारे में और जान लेते हैं कि ये जो झील है इनका निर्माण किसने करवाया और इस क्षेत्र को पानी कहाँ से मिलता था। जैसे कि इसकी स्टार्टिंग में ही हमने जान लिया है कि ये किस नदी के आसपास बसा हुआ क्षेत्र था। तो ये तुंगभद्रा नदी के द्वारा, तो ये जो नदी है प्राकृतिक कुंड का एक निर्माण करती है, उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, और भूदृश्य, यहाँ का जो दृश्य है वो किससे दिखाई देता है, ग्रेनाइट की पहाड़ियों से भरा हुआ। और इसमें कई जल धाराएं इस नदी में आके मिलती हैं, और सभी धाराओं के साथ ही हौज बनाए गए हैं, बड़े बड़े हौज। वो किस लिए बनाए गए हैं? इस काम के लिए, पानी के संचय को करने के लिए, यानी कि पानी को जोड़ने के लिए, पानी को सिंचाई के काम के लिए संचय किया गया। ठीक है, सिंचाई या और भी ज़रूरतें हैं, तो उसी तरह से पानी के संचय के लिए क्या किया गया, बड़े बड़े हौज बनाए गए। तो इसी तरह का एक जो उदाहरण है वो 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण हौज है कमलपुर जलाशय के नाम से, जो कि खेतों की सिंचाई और राजकीय केंद्र तक पानी ले जाने के काम आया है। फिर इसमें सबसे महत्वपूर्ण जल संरचना किस चीज़ का वर्णन है? एक नहर है यहाँ पे, जो कि हिरिया नहर है, और ये पानी कहाँ से लेती है? इस तुंगभद्रा नदी से ही पानी लेती है, और इसका निर्माण करवाया है संगम वंश के राजाओं ने। तो किस बारे में हम जान रहे हैं? तुंगभद्रा नदी से निकाली गई हिरिया नहर के बारे में, और इसका निर्माण कौन करता है? संगम वंश के राजा। जैसे कि हमने फर्स्ट जो टॉपिक है विजयनगर के बारे में वहाँ हमने डिस्कस किया है संगम वंश के राजाओं का। तो अब जो हौज और जलाशय है उनका निर्माण के बारे में बात आती है। तो इसमें सबसे मेन नाम आता है कृष्णदेवराय द्वारा बनवाया गया जलाशय। पेस ने जो यात्री आए हैं डोमिंगो पेस, ठीक है, उन्होंने इसका वर्णन किया है कि जो ये कृष्णदेवराय जी है इन्होंने जलाशयों का निर्माण करवाया है अपने शासनकाल में। फिर किलेबंदी और सड़कें,
किलेबंदी क्या होती है, पहले यही बात कर लेते हैं कि पहले जो राजा महाराजा रहते थे, जिस भी एरिए में वो रह रहे होते हैं, तो उसके नज़दीक का जितना भी इलाका होता था, उसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें, जैसे पत्थर की या ईंटों की। लेकिन उस टाइम पे विजयनगर के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ईंटों की बजाय पत्थर की दीवारों का ही वर्णन हमें मिलता है। तो इनकी सड़कें और किलेबंदी किस तरह की गई थी, तो इससे कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो ये होता है 15वीं शताब्दी में फारस का जो शासक है, उसने क्या किया, कालीकट में अपना एक दूत भेजा है, अब्दुल रज़ाक। तो वो यहाँ की किसकी, विजयनगर की, ठीक है, क्योंकि विजयनगर के बारे में हम जान रहे हैं, तो विजयनगर की जो किलेबंदी है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। और ये आगे बताता है कि ये गार या किसी भी वस्तु को जोड़ने के लिए प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि पत्थर के टुकड़े आपस में इस तरह से एक दूसरे पे रख के दीवार बनाई गई थी कि गारा और किसी भी वस्तु को जैसे जोड़ने के लिए, आजकल दीवार खड़ी करने के लिए सीमेंट का यूज होता है ना, तो इसमें से गार और सीमेंट में से किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं हुआ था। तो आप सभी जानते होंगे कि जब भी कोई दीवार या मकान बनाया जाता है, तो उसमें आज जो इस समय हम यूज़ कर रहे हैं सीमेंट, ठीक है, और बजर पर, तो इसी तरह से उस टाइम पे जो दीवार खड़ी की गई थी, वो सिर्फ किससे, पत्थर के टुकड़ों से खड़ी की गई थी। तो आगे हम बात कर लेते हैं किलेबंदी के बारे में। तो जो किलेबंदी की गई थी, महल बहल की किलेबंदी नहीं थी, बल्कि उसमें जो खेत हैं उनको भी घेरा गया था। तो इसी तरह का वर्णन किया है अब्दुल रज़्ज़ाक के अनुसार। क्या कहता है, पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच, मतलब 3, देखो कितनी मजबूत घेरेबंदी की गई थी, पहली, दूसरी और 3 दीवारें खींची गई थी। तो इन तीनों दीवारों के बीच में खेत, बगीचा और आवास मतलब रहने के लिए स्थान। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा, इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे कि युद्ध के समय की जो परिस्थिति है कि जो शत्रु है वो कहीं से आक्रमण ना कर दे, तो शत्रु के आक्रमण से बचने के लिए क्या किया गया था, दीवारें जो है वो किलेबंदी, 3 तरह की दीवारों से किलेबंदी की गई थी, पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों से। और इसके साथ साथ किले के भीतर ही विशाल अन्नागार की अन्न के लिए, कि जनता पब्लिक युद्ध के समय में बाहर ना जाना पड़े उसे अन्न खरीदने के लिए, उसके अंदर ही विशाल बड़े बड़े अन्नागार होते थे। दूसरी किलेबंदी जो है नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर की गई, जहाँ पर राजा का महल उसके वो होते थे, वहीं पे किलेबंदी की गई थी। तीसरी से शासकीय केंद्र को, जहाँ पे राजा बैठ के अपना शासन चलाता था, वहाँ से तीसरी दीवार से उसको घेरा गया था। इसमें महत्वपूर्ण इमारत के प्रत्येक समूह को घेरा गया इस तीसरी दीवार से, ठीक है। दुर्ग में प्रवेश के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। इसी के साथ साथ जो प्रवेश द्वार थे वो भी बिल्कुल सुरक्षित थे। वो क्या करते थे, शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ देते थे। तो इतनी अच्छी वहाँ की शासन व्यवस्था थी, किलेबंदी थी, कि जो विदेशी हैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हैरान थे। अब किलेबंदी जो है बस्ती के प्रवेश द्वार पर, जहाँ से बस्ती में प्रवेश करते हैं, जहाँ लोग रहते हैं, तो उसके प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब, गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व इसमें दिखाई देते हैं। और कला इतिहासकारों ने जो शैली बनाई है, इसमें जो शैली यूज की है उसको नाम दिया है इंडो इस्लामिक, यानी कि हिंद इस्लामिक, जो 2 चीज़ की शैलियों का मिश्रण है। हिंद मतलब हिंदुस्तान की, ठीक है, और इस्लामिक, इस्लाम शैली का, दोनों का प्रयोग इसमें करके इस तरह से मेहराब और गुंबद बनाए गए हैं। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये पूरी तरह से उसकी सुरक्षा की जिम्मे के लिए बनाए गए थे। और ये हिंदुस्तान और इंडो इस्लामिक कहाँ यूज़ की गई है, ये शैली यूज की गई है जो किलेबंद जो बस्ती है उसके प्रवेश द्वार पे ही, जहाँ से एंट्री होती है शहर में। फिर है शहरी केंद्र। शहरी केंद्र, पुरातत्वविदों ने शहरी केंद्रों के उत्तर पूर्व कोने में क्या किया है, परिष्कृत चीनी मिट्टी
पाई। ठीक है, जो पुराने खोजकर्ता हैं, जो इतिहास को जानना चाहते हैं, तो पुरातत्वविदों ने क्या मिला है, परिष्कृत चीनी मिट्टी, जो किस बात को बताती है कि यहाँ पे अमीर व्यापारी रहते थे। ठीक है, और बरबोसा जो है वो क्या कहता है इस बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि लोगों के आवास छप्पर के हैं, यानी कि उस टाइम पे कच्चे मकान होते थे। ठीक है, कच्चे मकान, तो उसमें क्या होता था, घास फूस की बनी हुई झोपड़ी, तो उसी को हम क्या बोलते थे, छप्पर। किस तरह के, घास फूस की झोपड़ी, उसको क्या बोलते थे, छप्पर। लेकिन वो इसी तरह से बनाए गए हैं कि बिल्कुल सुदृढ़ है, कि उनसे मतलब उनमें कोई खतरा नहीं है रहने में। व्यवसाय के आधार पर लंबी गलियों में भी व्यवस्थित किए गए थे, मतलब गलियां जो है वो छोटी नहीं थी, लंबी गलियां थी अगर उन्हें कोई काम धंधा करना है। फिर राजकीय केंद्र, बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में बसे हुए थे राजकीय केंद्र, और राज्य के जो केंद्र है उनकी संख्या जो है उसमें 60 से भी अधिक मंदिर बताए गए हैं राजकीय केंद्र में पूजा पाठ के लिए। 30 संरचना है उनकी पहचान किसके रूप में बताई गई है, महलों के रूप में, जिसमें अनुष्ठान कार्य होते थे। अनुष्ठान का मतलब पूजा पाठ के कार्य होते थे, तो इसको हम क्या मानेंगे, मंदिर जैसी चीजें। कुछ महल हो गए और उन महलों में पूजा पाठ या मंदिर हो सकते हैं। मंदिरों का निर्माण जो है राजगिरी से बने हुए, जबकि धर्मेतर भवनों को विकारी वस्तुओं से बनाया गया था। ठीक है, राजगिरी से मतलब इसमें बहुत अच्छा जो भी बनाने वाला है कारीगर, उसने बिल्कुल बहुत ध्यान से इस चीज़ को बनाया है मंदिर के निर्माण पर। फिर इसमें महानवमी डिब्बा एक वर्णन है विजयनगर साम्राज्य में, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये महानवमी डिब्बा क्या है। संरचनाओं का नामकरण किया गया भवनों के आकार और उनके कार्यों के आधार पर। तो ये डिब्बा जो है एक संरचना है किसी भी इमारत की, और इसी का नामकरण महानवमी डिब्बा रख दिया गया है। अंत क्षेत्र में विशाल संरचना, विशाल मतलब बहुत बड़ी जो संरचना है उसको क्या नाम दिया गया है, राजा का भवन या राजकीय आवास का कोई साक्ष्य मतलब कोई प्रमाण वहाँ पक्का ये प्रमाण नहीं मिला है कि ये राजकीय आवास ही रहा होगा। 2 प्रभावशाली मंचों की बात करते हैं, जितने भी विदेशी यात्री आए हैं यहाँ पे, तो वो बताते हैं कि एक तो यहाँ पे सभा मंडप, ठीक है, दूसरा है महानवमी डिब्बा। तो जो सभा मंडप क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, और महानवमी डिब्बा क्या है ये दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं। तो सभा जैसे कि वही लोगों की सभा, तो एक ऐसा मंच, एक ऐसा ऊंचा मंच जिसमें आसपास निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों पर, ठीक है, क्या है, लकड़ी के स्तंभ हैं, वो छेद से बने हुए हैं। दूसरी मंजिल जो इन्हीं स्तंभों पे टिकी हुई है, मतलब 2 मंजिला है ये सभा मंडप, और किससे बना हुआ है, लकड़ी के स्तंभों से। ठीक है, फिर महानवमी डिब्बा एक विशाल का ये बहुत ही बड़ा डिब्बा है, सॉरी मंच है, जहाँ पे जिसका आधार बताया गया है 11,000 वर्ग फीट, और इसकी ऊंचाई बताई गई है 40 फीट। यहाँ पे क्या अनुष्ठान हुआ है, 10 दिन के हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 दिन के हिंदू त्योहार कौन कौन से हैं, दशहरा है, 9 दिन तो दुर्गा पूजा के, नवरात्रि या महानवमी के नाम से जाने गए हैं, और 10वां दिन है किस चीज़ का, दशहरे का। तो ये महानवमी डिब्बा आप समझ ही गए होंगे कि ये ऐसा मंच था जहाँ पे 9 दिन तक दुर्गा की पूजा और 10वां दिन किस चीज़ के रूप में मनाया जाता था, दशहरे के रूप में। तो महानवमी के अवसर पर विजयनगर के शासक जो हैं रुतबे, अपना रुतबा, ताकत और अधिराज्य का क्या करते थे, अपना प्रदर्शन करते थे। ठीक है, कि वो कितने रुतबे वाले हैं, कितनी शान शौकत दिखाना चाहते थे वो लोगों को। तो इसलिए इसके लिए उन्होंने अपना कौन सा दिन चुना है, ये महानवमी जो दुर्गा पूजा वाले दिन होते हैं इनको चुना है। मूर्ति पूजा,
राज्य के अश्व की पूजा, ठीक है, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि भी इस क्षेत्र में की ली जाती थी। ये विजयनगर की शासन व्यवस्था का एक हिस्सा थी। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भी भवन हो सकते हैं, जैसे महानवमी, डिब्बा और सभा मंडप के बारे में हमने जान लिया। सबसे सुंदर भवन कौन सा माना गया है? लोटस महल। इसका नामकरण किया है 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्रियों ने। मैकेंजी जो है इसे क्या कहता है? इसे प्रसिद्ध भवन जहां पर राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था, कि राजा के जो सलाहकार हैं उसे सलाह देने के लिए यहाँ इकट्ठे होते थे। और इसका नामकरण किसने किया है? 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने। और ये कौन सा महल है? लोटस नामक महल। तो इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड इतनी ही बातें हम जानेंगे। जो रिमेनिंग चैप्टर रहता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।